26 जनवरी 2011 अम्मा ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज किया है। ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही लगा पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिंच गई हो। कैंसर का नाम सुनते ही ये लगता है अब क्या होगा। अम्मा तो इतनी एक्टिव थी, हम चारों भाई बहनों को उन्होंने ब्रेस्ट फीड भी किया। फिर ऐसा क्यों हुआ? पिछले 14 सालों से यही उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ, पर अब समझ में आया है कि जो भी है, कैंसर का ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये ज़िंदगी का अंत है। अपने आसपास कई लोगों को देखा है जिन्होंने कैंसर से लड़ा है और आज एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैंसर, ये इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में विश्वास है और सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये बहुत हद तक क्योरेबल है। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, उसके क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ये पूरी जर्नी में, जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और जब पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी, जिससे पेशेंट हंसी खुशी अपना ट्रीटमेंट करा सके और इस बीमारी से बाहर निकल सके। डॉक्टर गीता अपने पेशेंट की सर्जरी के अलावा एक सपोर्ट ग्रुप भी चलाती हैं, जो पेशेंट को, उनके केयर गिवर को और जो पहले पेशेंट रह चुके हैं उनके अंदर जागरूकता बढ़ाते हैं, जो आकर के अपनी स्टोरी बताते हैं, जिससे कोई भी पेशेंट को ये नहीं लगता है कि वो अपने पूरे सफ़र में अकेले हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे की स्टोरी सुनकर उनको प्रेरणा मिलती है कि कैसे वो इस कठिन बीमारी से लड़े और उससे विजय प्राप्त करें। इस सपोर्ट ग्रुप का उद्देश्य है अवेयरनेस, इमोशनल सपोर्ट और प्रोवाइड करना कि कोई भी पेशेंट अपने आप को इस जर्नी में अकेला नहीं समझे, और साथ ही साथ एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करके आगे की तरफ बढ़े, जिससे ये कठिन बीमारी से वो लड़ सके हिम्मत के साथ। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर गीता, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और ऑडियंस के लिए मैं चाहती हूँ, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बट ऑडियंस के लिए आप अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम डॉक्टर गीता कदैप्रथ है और मैं ब्रेस्ट सर्जन हूँ अपोलो एथीना वुमेन्स कैंसर सेंटर दिल्ली में। डॉक्टर गीता, चलिए शुरुआत करते हैं आपका बचपन के इंसिडेंट से। आप बचपन में कहाँ थे और आपका डॉक्टर बनने का सपना कैसे आया? तो मैं जब से मैं पैदा हुई, मतलब जब तक मैंने होश संभाला, मतलब 5 साल से मुझे ये पता था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी जब भी कोई पूछेगा ना तो बोलना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। So you are manifesting. Even if I was not manifesting, my mother certainly was. There was no doctor in the family. तो उनको लगता था कि, मतलब at 5 I was not great. Well, you can really not make out कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो कि एवरेज हो या जो भी है, but she was manifesting it, and as she saw that I was doing well at studies, तो ये और भी strong होता गया. And it was not just my mother, my father's older brother, उनको भी लगता था कि हमारे घर में डॉक्टर जरूर होना चाहिए. So that is how it came about. And childhood was a lot of places. मतलब दिल्ली में थे हम. My father used to be in the government sector. He was in the auditor and controller general's office. And उन दिनों union territories में deputation होती थी. So my father was deputed to Mizoram. So we were in Aizawl for about 5 years in a very turbulent time in the history of Mizoram. And then उसके बाद हम दिल्ली, we used to be based out, come back to Delhi, and then again he was posted out to Port Blair, Andaman Nicobar Islands for 5 years. So I think बचपन wise I think we were pretty sorted. मुझे लगता है कि बचपन ऐसा ही होना चाहिए, closer to nature, and you were kind of evolving as a human being, grounded, and in the midst of a lot of people who were kind of reaching out and living that community life. So I heard in your podcast कि आपने लंदन में भी फेलोशिप करा, राइट? तो वहाँ से लेकर के आज तक का सफ़र
क्या परेशानियां झेली, बिकॉज इनिशियल ईयर आई रिमेम्बर उस टाइम पे लेडी सर्जन बहुत ही रेयर था, राइट? Yeah. हाउ यू डिसाइडेड कि आपको सर्जरी में जाना है, विच इज़ लाइक लॉट ऑफ पीपल से, आई एम नॉट सो श्योर, बट दे से कि इट इज़ वेरी टीडियस थिंग, इट इज़ बिकॉज इतने घंटे खड़े रहना पड़ता है, एंड इट इज़ अ फिजिकली लॉट ऑफ चैलेंज पीपल सी फॉर सर्जन्स, कि कई बार सर्जरी अगर लंबे समय तक चल रही है तो उतना देर तक खड़े रह के फोकस हो करके, तो कैसा था सफ़र और क्यों सर्जरी क्यों? इस सवाल का तो जवाब आज तक मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज आई हैड एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग सर्जरी एज माई फर्स्ट लाइन ऑफ कॉल. मेरे को ये ज़रूर था कि आई वॉन्टेड टू बी पेशेंट फेसिंग. I did not, I was very sure I was not going to be a pathologist or a radiologist or a microbiologist, because उसमें ना patient interaction नहीं होता. Even for that matter an anesthetist का होता है brief interaction with patients, but there is no sustained relationship. Yeah. And I am a, it is very transactional कि वो सर्जरी है तो हो गया खत्म. पर हमारा तो ऐसे नहीं था. As a surgeon you tend to build relationships with people who come to you in a certain situation, and then the joy of kind of relieving the person of the the problem that they were faced with, मेरे को वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी. तो मेरे को था कि मैं मेडिसिन करूँगी या सर्जरी करूँगी, मतलब some heavy clinical subject. So medicine was one of my choices, but my friends and everybody used to say temperamentally ना तुम सर्जरी के लिए suited हो, because possibly as a youngster you're very aggressive and you're kind of on the go and go getter kind of an attitude. So eventually जब counseling हुई entrance exam के बाद, I realized that medicine was gone. मेडिसिन हाथ नहीं आ रही थी, क्योंकि दिस वाज दिल्ली पीजी, तो सर्जरी आ रही थी हाथ. तो द फर्स्ट काउंसलिंग आई गॉट इनटू सफदरजंग हॉस्पिटल, एंड देन there is always a second counseling, so you may just land up getting a better college. So I'm not saying the Safdarjung is bad, but then I went into a second counseling, and that is how I landed up in Maulana Azad Medical College. And I was the only woman in the entire department. वहाँ पे कोई भी नहीं था. चीज़ें बदल गई हैं, अब तो बहुत बदल गई हैं. अब तो 50% of the postgraduates are women and 50% are men. But हमारे टाइम में it was a tough thing. And we did not feature in the scheme of things. मेरे को ये लगता है कि women don't feature in the scheme of surgery में तो बिल्कुल भी नहीं. मेरे से पहले भी थे, there were people before me also, but there used to be like one in a batch of say 9 or 10 or 12 people. So तो मैं जब गई, ऐसा नहीं कोई बहुत open arm से welcome करे था. I think you just have to dig in and hold your fort. So I did. So you do get kind of, you could think that bullied around, but that's I think that's okay. Thing, that's part of the thing, But I would never say it is the right way to do it, but I just kind of lived through it and got out of it not completely unscathed, but that's the way it is. So what is the longest duration of surgery you have done so far? So I think the longest duration of surgery came during my stint in Rajiv Gandhi Cancer Institute. So like you said, I finished my post-graduation. I joined Apollo Hospital, and that is where surgical oncology happened. I was just going with the flow. I had absolutely no clue that I'm going to be a surgical oncologist. I did toy around with the idea of doing plastic surgery, and quickly realized that, the tedium of going through microscopic spaces was possibly not for me. And that is when I said, there was this vacancy in the surgical oncology department in Apollo, and that is how I took it up. And then after 2 years of being in surgical oncology, my mentor and guide, Dr. Harit Chaturvedi, said, you should set your sights on some particular area. And as a woman, I realized, just as it is not easy for me, I'm sure it is not easy for women with cancer to, try and communicate with men. And I thought I could possibly reach out to women with cancer better. And I thought that breast cancer, it should be. Yeah. And that is how I went ahead and did this fellowship at the Royal Marsden College Royal Marsden Hospital in London.
That was a year-long fellowship, and after the fellowship, when I was returning back, Dr. Chaturvedi was moving to Rajiv Gandhi Cancer Institute, and he said, "You come and join me there." So I went and joined him there, and it is a very busy institute. There was a lot of work to do, and there were not many people who could join you to carry out that work. So despite the fact that I'd done a fellowship in breast, I landed up doing a lot of surgical oncology. So the long surgeries were there. You could have esophageal cancers, or you could have cancers for the pancreas. So these could be very long. This could be 7 hours, 8 hours. Sometimes very complicated cases within the thorax or within the chest could even take longer, where there could be vascular anastomosis, meaning it could be replacing veins and arteries with grafts and things. So those could run for even longer. Sometimes 8, 9, 10, 12 hours also. But that, I think, kind of built the stamina in me to just go on and on and on. You look quite fit. Yeah. So let's talk about breast cancer. कि breast cancer होता क्या है? इन सीधे सरल शब्दों में, बिकॉज इंटरनेट पे एज यू नो गूगल डॉक्टर कुछ भी अगर आप थोड़ा भी ये देखो कि मेरे कट हो गया ना और वो सही नहीं हो रहा है, तो या तो फिर वो बताएगा कि आपको तो कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कुछ बॉयल हो गया तो अरे ये तो कैंसर ही है। तो सीधे शब्दों में ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? तो ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि कोई विशेष तरीके से वो पेश नहीं आता, पर एक सिम्टम है जिसको बहुत लोग अनदेखा करते हैं। वो है पेनलेस लंप, यानी कि गांठ होती है ब्रेस्ट में जिसमें दर्द नहीं होता। अगर दर्द होता ना तो मेरे को लगता है कि महिलाएं पहले पहुंच जाती हमारे पास। तो दर्द नहीं होता तो वो सोचती कि चला जाएगा। अच्छा। तो आप समझ लीजिए 70-80% महिलाओं में पहला सिम्टम जो है वो गांठ होती है, जो पेनलेस लंप जिसको मैं कह रही थी। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो निप्पल है वो अंदर धंस गया ब्रेस्ट में, या आपके निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है, पर डिस्चार्ज ऐसा नहीं कि जो आपने दबा के निकाला हो, जो अपने आप से आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है, खून आ रहा है या तो पानी जैसा आ रहा है और काफी सारा आ रहा है। और वक्त बेवक्त कभी भी, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार आ रहा है। ऐसे नहीं कि कभी एक बार आ गया और फिर कुछ नहीं हुआ तो उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आपके ब्रेस्ट पे कोई डिंपल पड़ रहा हो, अंदर धंस गया चमड़ी, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका जो स्किन है ब्रेस्ट का, वो अगर संतरे के छिलके के जैसे लगने लगा, हम नहीं चाहते कि आप उस स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि वो थोड़े एडवांस स्टेज का वो एक इंडिकेशन होता है। तो ये भी एक इंडिकेशन, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा आपके बगल में, अक्सर लोग बगल को ज्यादा मतलब ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हाथ नहीं पहुंचता, ये समझ भी नहीं आता, कम ही समझ में आता है, तो वो भी एक सिम्टम होता है। कभी कभी तो महिलाएं केवल बगल के एक गिल्टी के साथ आते हैं और फिर पता चलता है कि वो गिल्टी बड़े होने का कारण जो है ब्रेस्ट में जो गांठ है उसकी वजह से है। तो ये है कॉमन सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर के जैसे अगर किसी को लगेगा गांठ है तो उसके क्या स्टेप्स हैं? मतलब पहला स्टेप क्या है कि एक तो हो गया कि आपका इलाज के क्या क्या स्टेजेस हैं, तो क्या करना चाहिए अगर किसी को पता चला कि लग रही है गांठ, जो आपने जैसे बताया कि उसमें अगर पेनलेस है तो इट इज मतलब ज़्यादा सीरियस है, तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो एक बार आपको लगा कि कुछ है और मतलब दिमाग में हल्का सा भी ख्याल आए ना, मैं तो कहूँ उस ख्याल में ही आपको ना डॉक्टर के पास तो पहुंच जाना चाहिए। और किसके पास जाना चाहिए? अधिकतर महिलाएं जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, क्योंकि उनका एक रिश्ता बना हुआ होता है, उनके साथ उनके बच्चे उनके साथ हुए होते हैं, तो एक रिश्ता होता है। तो वो तो मेरे को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ही फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं और उनके पास जाते हैं, वो आपके स्तन की जांच कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इमेजिंग बहुत जरूरी है, यानी कि आप मैमोग्राम कराएंगे। अगर आप मान लीजिए 40 साल के ऊपर के हैं तो आप मैमोग्राम जरूर कराएंगे और उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड भी होगा। कभी कभी देखिए 20% लोगों में जिनमें कुछ गांठ होती है उसमें मैमोग्राम मिस कर सकता है। तो अगर मैमोग्राम मिस भी कर ले और आपके ब्रेस्ट में गांठ है तो एक अल्ट्रासाउंड तो हो जानी चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम में दोनों में से किसी में भी
कोई चीज दिखती है तो उसका फिर नीडल बायोप्सी होनी चाहिए, यानी कि अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, प्रेफरेबल तो ये है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होनी चाहिए। कई जगहों पर ये उपलब्धि नहीं है तो फिर आप FNAC भी कर सकते हैं। हालांकि मैं FNAC में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती और दुनिया भर में यही रिकमेंडेशन है कि अगर गांठ में सुई डालनी है तो वो थोड़ी मोटी नीडल डलनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में डलनी चाहिए ताकि सही जगह जाए और सही रिपोर्ट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि FNAC करा दिया, उसमें बोल दिया कि भाई ये नेगेटिव है और पता चले वो कैंसर था और वो बढ़ने के बाद फिर आपका जो वो आपने जो एक कोशिश करी थी बीमारी को जल्दी पकड़ने की वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने FNAC करा लिया, वो नॉर्मल आ गया, आप घर जाके बैठ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। और सबसे गलत बात तो वो होगी कि गलत डायग्नोज हो जाए कि अगर है और पता चला कि नहीं, फॉल्स रिपोर्ट आया, तो वो तो सबसे। तो अभी क्या हुआ, कुछ सालों पहले मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका छोटा बच्चा था, तो शी वॉज फीडिंग उस टाइम पे और उसको ब्रेस्ट में थोड़ी गांठ थी। तो उसका कुछ फैमिली हिस्ट्री भी था, तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास गई, उनको पूछा कि ये, बट इट गॉट रिलेटेड कि हो सकता है ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो उस टाइम पे हो जाता है कभी कभी लाइक इफ ओवर प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का तो हो जाता है। तो ऐसा होता है क्या, मतलब कई सारे मिथ्स हैं। एक तो सबसे पहला मिथ मैंने सुना कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कैंसर नहीं हो सकता, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है ऐसा, पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तादाद में ऐसा होता है। अधिकतर जो ब्रेस्ट फीडिंग या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें ये होता है कि गांठें बनती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ब्रेस्ट फीड किया बच्चे को पर बच्चा पूरा नहीं ले पाया और थोड़ा सा रह गया, तो वो उसके गांठें बन सकती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है पेनफुल, राइट? हाँ, दो भी पेनफुल, हाँ, थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है आपको, मतलब डिस्कम्फर्ट होता है ब्रेस्ट में कि मतलब एनगॉज हो गया है ब्रेस्ट, है ना, भर गया है, तो वो वाली फीलिंग होती है। लेकिन अगर ये गांठ है, स्टैटिक है, वहीं पर है, उसको अनदेखा मत करिए। भगवान करे कि वो दूध वाली ही गांठ हो, लेकिन हम दूध वाली गांठ बोलकर उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अगर प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन यानी दूध पिलाने के समय अगर कोई भी गांठ लगती है आपको ब्रेस्ट में, आप उसको भी जांचिए ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके अल्ट्रासाउंड करना है और कोशिश करना है सर्जन को दिखाना है कि भाई ये इसको और कितना समझना है। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई गांठ दिखती है जिसमें कि नीडल डालने की जरूरत है तो नीडल जरूर डलनी चाहिए। एक और पता नहीं मिथ है क्या है, लोग बोलते हैं कि अगर आपने बायोप्सी कराई और उसके तुरंत बाद अगर मान लीजिए आपको डायग्नोज हुआ कि यू आर पॉजिटिव और उसके तुरंत बाद आपने सर्जरी नहीं कराई, तो क्योंकि वो नीडल पड़ा था तो इससे बहुत जल्दी कैंसर फैलेगा। तो बहुत लोग ये भी अवॉइड करते हैं कि उनको बायोप्सी नहीं करानी होती है। उनको लगता है कि नहीं, बायोप्सी कराएंगे तो पूरा कैंसर फैल ही जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए क्या है ना, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है और इसकी वजह से हमने कई बार पेशेंट्स को देर से देखा है क्योंकि उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें हम बायोप्सी नीडल नहीं डालते, जैसे ओवेरियन कैंसर होता है या गॉल ब्लैडर कैंसर होता है या किडनी का कैंसर होता है। इन सब में डायरेक्टली जिसमें सर्जरी संभव है उसमें सर्जरी ही होती है डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन ब्रेस्ट का तो काम ही बायोप्सी से शुरू होता है, क्योंकि बायोप्सी का मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि डायग्नोसिस बन रही है। बायोप्सी से आपको उसका टाइप भी पता चलता है कि कैंसर का कौन सा टाइप है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के कई टाइप्स होती हैं और उस टाइप से हमें पता चलेगा कि कौन सा इलाज आप में सफल होगा। इसका टेम्पलेट नहीं है कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर सुना और ये इलाज शुरू कर। ऐसा नहीं होता। कई बार मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब आप इसको निकाल दीजिए और उसके बाद देख लेंगे। अगर हमने निकाल दिया और मान लो मार्जिन्स पॉजिटिव आ गई और फिर आप चाहते भी हो कि आपका ब्रेस्ट बच्चा है और मान लो आपका ट्यूमर का जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, उसको कीमोथेरेपी पहले लगनी चाहिए थी, तो हमने आपकी ट्रीटमेंट का तो बिल्कुल गोलमोल कर दिया ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो टाइम हम लगाते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बात को पूरी तरह से समझने का, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं। हम वापस जाके कोई चीज ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सारे स्टेप्स करेक्टली करेंगे और फिर इलाज शुरू करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि कोई भी आप पे कागज उठाएगा उसको पता होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो मैंने आपको कहते सुना है कि जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना हम क्योर कर सकते हैं
Yeah. तो हाउ राइट इट इज? इट इज़ ट्रू. देखिए, अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की. हम लोग अगर जल्दी कैंसर को पकड़ लेते हैं, उसका इलाज सफल भी होता है और आसान भी होता है. उसे बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती. मैं तो ये कहती हूँ, जैसे सर्जरी में हम लोग ब्रेस्ट बचा पाते हैं. आपको हो सकता है कि आपको कीमो लगे ही ना. अगर आपका ट्यूमर का कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि आपको कीमो ना लगे. और अगर मान लीजिए आपके ट्यूमर का कैरेक्टर खराब भी है, लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है तो भी वो जितना आपको हानि पहुंचा सकता है उसकी क्षमता कम हो जाती है अगर हम जल्दी पकड़ते हैं उसको. तो जल्दी पकड़ने का तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है. लेकिन हमारे देश में तो स्क्रीनिंग का कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है. सब अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होता है. जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा नहीं भाई आपको तो मैमोग्राम कराना चाहिए, तब आप मैमोग्राम कराते हैं. लेकिन अपने आप से जाके कराने का कोई प्रथा ही नहीं है. और लोग सोचते हैं सब ठीक है तो क्या ज़रूरत है ये सब करने की. लेकिन अगर हमें जल्दी पकड़ना है तो स्क्रीनिंग ही एक तरीका होता है जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ें और इलाज आपका संपूर्ण रूप से हो सके. सो ब्रेस्ट कैंसर का 2-3 तरीके बताए गए हैं कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर से स्कैन करा सकते हैं, या फिर मैमोग्राफी. तो सेल्फ एग्जामिनेशन आईसी जो आप बोलते हैं कि जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना अच्छे से इलाज हो सकेगा, तो किस एज से और कितना फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए? तो जैसे पहले होता था कि बोलते थे 40-45 के बाद ही आपका ब्रेस्ट कैंसर का पॉसिबिलिटी है, वेयरएज कि अभी देखेंगे तो बहुत यंग बच्चों को हो रहा है. और इग्नोरेंस की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि आपने बताया कि जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. तो कितनी फ्रीक्वेंसी में और किस एज से स्टार्ट कर देना चाहिए हमको? तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन देखिए हमारे देश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वेस्ट के लिए, वेस्ट में बोलेंगे ना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बोलेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से कुछ नहीं होता. अच्छा. इट डज नॉट इम्पैक्ट एनीथिंग. देखिए उनकी स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है. उनके वहाँ पे स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स हर साल हो रही होती हैं, उनको चिट्ठियाँ जाती हैं, वो लोग आके कराते हैं, अपना मैमोग्राम करा लेते हैं. हमारे देश में तो ये सुविधा है नहीं और उसके होने की संभावना भी कम है क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है और हर जगह सेम सुविधाएं तो है नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे को तो लगता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपके हाथ में वो हथियार है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे कि आपको ब्रेस्ट में कोई चेंज आ रहा हो तो उसके बारे में आपको तुरंत पता लग सकता है अगर आप अपने ब्रेस्ट से फेमिलियर हो. तो फेमिलियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने जैसे हम लोग, मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि हम जिस सड़क पे रोज जाते हैं हमें पता होता है कि कहाँ पे कौन सा, कितनी देर लगेगी, कौन सी जगह पे क्या आने वाला है, ये सब हमें पता होता है. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए मैं तो कहती हूँ कि कोई उम्र ही नहीं है, जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा. तो 20 साल पे मैं तो कहूँगी चलो बच्चों को छोड़ देते हैं, पर 20 साल पे तो शुरू कर लेना चाहिए. एंड हर महीने करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए. ये नहीं कि कह दिया तो ऐसे हाथ चला लिया और खत्म हो गया, ऐसे नहीं. आप तरीके से करिए. मैं तो एक वर्कशॉप रन करती हूँ जिसको मैं टच फील एंड डू वर्कशॉप कहती हूँ, जिसमें ब्रेस्ट है, जिसमें एब्नॉर्मैलिटीज है. हम महिलाओं से कहते हैं कि आप फील करो और बताओ हमें कि आपको पता चल रहा है कि नहीं. हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए. एक तो बहुत टिप्स मत यूज करिए फिंगर्स का. टिप्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव. तो ब्रेस्ट में एक फैट का भी कुछ ग्लोब्यूल होगा, वो भी आपको कांट जैसे लगेगा. आपको यूज करना है फ्लैट ऑफ द हैंड. आप चाहें तो ब्रेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, या तो आप निप्पल से शुरू होकर गोल 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 चले जाओ, या ऊपर नीचे. मकसद ये है कि ब्रेस्ट का कोई भी हिस्सा मिस नहीं होना चाहिए. तो मैं कहती हूँ कि आप हाथ को घुमाओ, दबाओ और आगे बढ़ जाओ. उठाना नहीं है हाथ. जैसे आप उठाते हो तो आप मिस कर जाएंगे कुछ. तो आप स्लाइड, प्रेस स्लाइड मूव, प्रेस स्लाइड मूव, प्रेस स्लाइड, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है. पूरे ब्रेस्ट को कवर कर लेना है. ब्रेस्ट का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो सबसे ज्यादा मिस होता है क्योंकि वहां हाथ जाते ही नहीं. और फिर आपने देखना है निप्पल के आसपास वाला एरिया, उसको भी अलग से जांचना है क्योंकि ये कॉमन साइट्स होती है जो मिस हो सकती है. तो जिन महिलाओं को पीरियड्स हो रही हैं, वो पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि पीरियड से पहले वैसे ही ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, लंपी हो जाता है. तो उस समय करने का कोई खास लाभ नहीं. और जिन महिलाओं की पीरियड्स खत्म हो चुके हैं वो एक टाइम फिक्स कर ले, चाहे वो 1st ऑफ द मंथ हो या उनके बर्थडे के साथ कोइंसाइड करता हुआ डेट हो, ऐसे करके. पर आपको
डिलिजेंटली कंसिस्टेंटली करना है। बहुत जरूरी है कि आप अगर एक बार करके छोड़ दोगे ना, कोई फायदा नहीं है। आपकी फेमिलियरिटी विद योर ब्रेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अभी इंटरेस्टिंग थॉट आया मेरे दिमाग में जस्ट आपसे बात करते हुए, जैसे हम आजकल बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं, राइट? तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, एंड विच इज़ वेरी यूजफुल। नाउ व्हाई कांट वी हैव दिस एजुकेशन अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम इटसेल्फ? कि जो कॉलेज में बच्चे हैं, बिकॉज 20 ईयर्स में मोस्टली दे आर इन कॉलेज, 12th कर लिया है, कॉलेज में आ गए। व्हाई कांट वी हैव दैट डेज? क्योंकि वहाँ पे आजकल हम कॉलेजेस में फिटनेस का और वो सब स्टार्ट करते ही हैं। बिल्कुल। सो डू यू सी इट विल बी हेल्पफुल? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि फॉर इंडिया में मदर्स आर ऑल्सो नॉट, वो बहुत ओपन नहीं होते हैं कि अपनी डॉटर को, अभी तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बट पहले के टाइम पे, अब मुझे याद है जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए थे, मुझे तो लगा था ब्लड कैंसर हो गया। किसी ने बात ही नहीं करी। हाँ, बात ही नहीं की। सडनली यू विल हैव पीरियड एंड देन पैड और समथिंग विल बी गिवन कि हाँ ये लगा लो, उसको डिटेलिंग क्या है और वो नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे अभी स्कूल्स में वो बताते हैं पीरियड्स का, तो मेरी डॉटर शी वाज वेरी कंफर्टेबल कि हाँ, उनका तो आपस में डिस्कशन भी होता था कि अच्छा तुम्हारे पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए। हम लोग के टाइम पे तो कोई बात ही नहीं करता था, कितना तुम छुपा सकते हो उसको। हाँ हाँ। तो आई थिंक अगर हम उसको भी एज अ एजुकेशन के माध्यम से और उसके करें तो शायद बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वी शुड कैच देम अर्ली। जितनी जल्दी हम ये वैल्यूज, इट इज अ वैल्यू, मेरे को तो लगता है कि अपने आप के बारे में जागरूक होना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन हम जैसे आप कह रहे हो, जब मैं भी छोटी थी और हम लोग सब छोटे होते थे, हमारे पेरेंट्स यही कहते थे, मदर्स ये कहती थी कि भाई डोंट टच योर ब्रेस्ट, वैसे हमसे कहा जाता है कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाओगे तो बढ़ेंगे नहीं, छोटे रह जाएंगे ये। पर एक टाइम तो वो भी आता है ना जब when you're fully grown, तब किसी को बताना चाहिए कि आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। तो हम इसको टैबू सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन अब द सोसाइटी इज मोर ओपन। मैं तो कहती हूँ कि हर तरह से आप अभी के बच्चों को अगर देखोगे तो उनके लाइफ स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि शायद हमारे होते थे, बिकॉज हम थोड़ा स्मार्ट ज्यादा होते थे। हाँ, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए बड़े सारे छोटे छोटे स्ट्रगल्स, छोटे छोटे जुगाड़ करने पड़ते थे, तब गाड़ी आगे चलती थी। अब के बच्चों को दे हैव एवरीथिंग इन देयर हैंड एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन। तो वो गैजेट्स इज नॉट द प्लेस टू बी। आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि दे हैव टू फाइंड joy in doing those small things, on interacting with people, in interacting with nature, right, wrong. ये tobacco और ये alcohol सब कब शुरू हो रही है? आजकल तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, पर कहीं ना कहीं करिकुलम में ये आना चाहिए कि भाई ये जो चीजें हैं ना, these in the long run are not good for you, and they have to purposefully or consciously make the decision not to adopt that lifestyle. उसी तरह breast self examination women should be taught. मैं बता रही हूँ, बट कॉलेज गर्ल्स आर नॉट वेरी रिसेप्टिव, बिकॉज देखिए उनकी तरफ से देखा जाए तो मेरे लिए तो मेरी तो जिंदगी जीने का टाइम है, मैं इन चीजों में क्यों फंसूं, है ना? लेकिन दे कैन नॉट विजुअलाइज व्हाट हैपेंस टू देम एट 40। तो इसलिए जागरूकता पैदा करना तो बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ उसमें 10% लोगों को भी अगर समझ में आया, यू डन योर जॉब, इट्स ओके। सो इवन मेरे ये पॉडकास्ट का पूरा मकसद ही वही है कि अगर 5 women भी उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं तो इट इज वर्थवाइल हमारा टाइम। तो आपने जैसे कहा अल्कोहल और टोबैको, तो उससे मुझे याद आया कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि बढ़ रहा है, और देखो तो मेट्रो सिटी में ज़्यादा है गाँव से। एक तो हो सकता है फिजिकल वी आर नॉट डूइंग मच, कि हमको हर चीज़ मशीन और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हम हर जगह नहीं एक्सेल कर सकते कि घर पे भी बाहर पे भी। तो अल्कोहल और टोबैको से ब्रेस्ट कैंसर का होने का रिस्क बढ़ जाता है क्या कंजम्पशन से? अल्कोहल तो इज एसोसिएटेड विद 2/3 ऑफ कैंसर्स। ओके, इसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। तो WHO ने तो कह रखा है कि भाई नो अल्कोहल। तो लोग, जब भी मैं कुछ कहने जाऊंगी मैं कहूँगी आई नो आई एम गोइंग टू बी द पार्टी पूपर, बट दैट्स द फैक्ट। So alcohol should be avoided, and especially don't do the binge drinking. If at all you have to,
you may do one drink a month or something like that, that frequency. You have to keep it really low. Or tobacco and alcohol is the worst kind of combination you could expect, and India is number one in oral cancers. करेक्ट. तो जो गुटखा है, जो चूइंग वाला जो टोबैको है, उससे बहुत ज़्यादा कैंसर्स हो रहे हैं. एंड स्मोकिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग हैज पिक्ड अप इन यंग वुमेन ऑल्सो. उसकी इम्प्लीकेशन आज नहीं समझ में आ रही है, but by the time they're raising their family and they suddenly realize that they have fallen prey to it, not good. सो इतना ज़्यादा, जैसे इंडिया में बोलते हैं कि 25 में से 1 वुमेन को कैंसर हो रहा है, वेस्ट में और भी ज़्यादा है, 8 में से 1 बोलते हैं जी. तो इतना रैपिडली कैसे बढ़ रहा है? या फिर पहले अवेयरनेस नहीं था, या फिर इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग? सो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. ये सही है कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कहते हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले. आपके एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल, आपके जेनेटिक मेकअप, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर ऑफ हो रहा है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. और आप देखो हमारी खाने की शैली भी तो कितनी बदल गई है. हमारे तो पहले घरों में खाना बनता था. मुझे तो याद है माय मदर यूज्ड टू barely leave the kitchen, which is not a great thing, but वो दोपहर का खाना अलग बन रहा होता था, रात का अलग. हम लोग दोपहर वाला खाना रात में नहीं खाते थे. ये सब चीज़ें होती थी. सो फ्रेशली कुक्ड फूड इज़ अ गुड आइडिया, लेकिन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप हो सकता है कि पूरे दिन का जो भी है वो बना के जैसे भी वैसे खाते हैं, बट दैट्स स्टिल ओके. बट डोंट पिक अप फूड फ्रॉम दीज शेल्व्स. जो शेल्व्स में जो प्रिजर्वेटिव डला हुआ जो खाना होता है उसको आपको अवॉइड करना है. मैं तो कहती हूँ प्लास्टिक्स को भी अवॉइड करिए. हमारी जिंदगी में जिस समय प्लास्टिक्स ने प्रवेश किया था ना, विच वॉज इन द 90s, उसके बाद से आप देखो कि देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल राइज इन कैंसर्स ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग इट इज दैट सिंपल, बट हमने प्रॉब्लम को ऐड तो किया है. तो प्लास्टिक्स तो सब कुछ चोक कर रही है. और आप किसी भी चीज को देख लो, आप खाने को देख लो, आप हवा देख लो, आप पानी देख लो, हर चीज प्रदूषित है. तो जब प्रदूषण होगा और आप उस चीज का सेवन करेंगे, ये जरूर है कि जो हमारे जो शरीर है वो हर चीज को क्लेंस करने की कोशिश करता है, पर कभी कभी वो ओवरवेल्म हो जाता है. जब ओवरवेल्म हो जाता है ना, तब जाके कैंसर जैसी बीमारी बनती है. सो सबसे कॉमन मिथ्स क्या आपके हिसाब से, जो आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, तो सबसे कॉमन मिथ क्या लेकर के आते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है टाइप से? देखिए, जब एक सबसे बड़ा मिथ जो है वो ये है कि अगर गांठ है ना आपके ब्रेस्ट में तो वो कैंसर ही है. तो इस डर से लोग आते ही नहीं है, कहेंगे हम जाएंगे अस्पताल वो कैंसर निकाल लेंगे इसमें से. ये बहुत कहते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 8 out of 10 times it is non-cancerous. Oh, that is nice to hear. हाँ, so it is non-cancerous, लेकिन हमें उसके नेचुरल कंक्लूजन तक तो पहुंचना है. Correct. तो उसके लिए वो जो जांच के रास्ता है ना, वो तो सेम ही रहेगा. तो वो हमें फाइनल उस पे कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत जरूरी है. सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिथ. इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि कहते हैं कि men don't get breast cancer. It is not true. 1% of breast cancers that happen in a year happen in men. अब जब men में होता है तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि there must be some genetic background to it, क्योंकि genetics plays an important role. And अगर आपके फैमिली में किसी एक पुरुष को भी अगर कैंसर हुआ हो तो the rest of the family is also at high risk. इसका मतलब है आपको अपनी जेनेटिक्स जरूर चेक करनी चाहिए समझने के लिए कि कोई ऐसी जीन में खराबी तो नहीं है जिसकी वजह से वो कैंसर हुआ. सो दैट इज अगेन अ मिथ. तीसरा एक और मिथ है कि लोग कहते हैं कि जिनकी ब्रेस्ट के साइज पे ऊपर, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट दैट अगर साइज बड़ा होगा तो कैंसर होगा और छोटा ब्रेस्ट होगा तो नहीं होगा. ये बिल्कुल गलत है. साइज का कोई लेना देना नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के होने या ना होने से. Then things like what about bras, underwear हो या black bra हो, तो मैं तो कहती हूँ कि ये तो WhatsApp universal knowledge है. There is no truth to it. तो it is very common everywhere. It is like so underwear का मुझे जो लगता है वो ये है कि it elevates your breast and keeps it in a certain elevated position. और जब आप रिलीज करते हो तो कई बार पीपल कंप्लेन ऑफ पेन. इसका मतलब है कि कुछ इन्फ्लेमेशन तो हो रहा है ना. तो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के कई कैंसर्स की वजह होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स. तो जो खासकर वो लोग जो मोटे होते हैं जिनमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा होता है. तो वो भी ग्राउंड बन जाता है टू
So आपने ब्रा की बात करी तो डू यू सी कि रात में सोते वक्त लोगों को ब्रा नहीं पहनना चाहिए? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, मैं तो कहती हूँ कि देयर इज अ सर्टन कंफर्ट विद द वे यू लिव योर लाइफ. इफ यू आर कंफर्टेबल कीपिंग द ब्रा ऑन, यू कैन कीप इट ऑन. इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, यू माइट एज वेल. सो जेनेटिक की आपने बात की कि जेनेटिक्स वी कैन टेस्ट इट. तो एज मेरी मदर को भी कैंसर था एंड वी हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री इन फैमिली. तो हाउ जेनेटिक टेस्ट हेल्प्स इन लाइक प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? सो नाउ जेनेटिक्स तो एक बहुत मेजर रोल प्ले करना शुरू कर दिया है. आप अगर देखोगे 10-15 साल पहले हम बहुत ज़्यादा जेनेटिक काउंसलिंग और टेस्टिंग की बातें नहीं करते थे. जेनेटिक काउंसलर्स भी नहीं होते थे उस समय. लेकिन नाउ फॉर्चुनेटली वी हैव क्वाइट अ फ्यू जेनेटिक काउंसलर्स अक्रॉस द कंट्री. एंड अगर आप फिजिकली नहीं भी हैं तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हो. और ये मैं ज़रूर कहूँगी, बिफोर डूइंग अ टेस्ट, डोंट डू जेनेटिक टेस्ट ओवर द काउंटर. आपको ज़रूर जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए. वो आपके पूरे फैमिली का वो ट्री समझ कर किस किस को हुआ है कैंसर, वो समझने के बाद दे ड्रॉ पेडिग्री चार्ट बनाते हैं. उसके बाद वो समझते हैं कि अच्छा इसमें ये वाला कैंसर होने की संभावना है, मेरे कौन से टेस्ट से ये सारी चीज़ें कवर होंगी. सो देन दे गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. सिर्फ BRCA1 BRCA2 जो कॉमनेस्ट जीन एसोसिएटेड है ना, उसका नहीं टेस्ट करेंगे. दे विल डू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पैनल टू पिक अप मोर जीन्स. पहले हमें इतना ही पता था, हमें पता था कि BRCA1 BRCA2 इज द कॉमनेस्ट इज द जीन्स आर द जीन्स विद थ्रू बिकॉज ऑफ विच ब्रेस्ट कैंसर हैपेंस. बट टुडे वी नो सिर्फ ये दोनों ही नहीं है, ये मेजर पार्ट जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन इसके अलावा और भी जीन्स हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो आपको जेनेटिक काउंसलिंग करानी है, फिर टेस्टिंग करानी है. और अगर मान लीजिए आपके टेस्ट में कुछ आता है, खास करके कोशिश यही होनी चाहिए जिसको पहले हुआ है ना उसकी करें. अगर उनमें कोई म्यूटेशन दिखता है तो बाकी जो कैस्केड टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स को और टेस्ट करते हैं, तो उसमें आप सिर्फ उस सीक्वेंस को देख रहे हो कि वही जीन की खराबी बाकी लोगों में दिख रही है या नहीं. उसका 50% चांस है आपके नेक्स्ट जनरेशन में. there's a 50% chance you may carry that mutation और 50% chance that you may not carry that mutation. अगर ऐसा है तो फिर आप ट्रू नेगेटिव भी हो सकते हो. हो सकता है आपकी मदर को वो जीन में खराबी रही हो, लेकिन आप ट्रू नेगेटिव है क्योंकि वो ट्रांसमिट ही नहीं हुआ आपको, है ना. सो दैट इज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इज देयर एनीथिंग, अभी तो साइंस इतना एडवांस हो गई कि supposingly I get to know कि मेरे जीन्स में ये प्रॉब्लम है. Is there any way when I'm planning to conceive and all, तो उस टाइम पे is there any way I can remove that genes to pass through? So there are various ways. I'll tell you one interesting way of doing it, and I think it is quite worthwhile also. Excuse me. उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपका एम्ब्रियो जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके. या फिर आप सपोज यू कैरिंग द म्यूटेशन, यू नो दैट यू कैरिंग द म्यूटेशन एंड यू डोंट वांट टू पास इट टू योर ऑफस्प्रिंग. नेचुरल कंसेप्शन में आप कंट्रोल नहीं कर सकते. नेचुरल कंसेप्शन में तो जो हो गया सो हो गया. लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई आई वांट टू बी एब्सोल्युटली सर्टेन दैट माय ऑफस्प्रिंग इज नॉट कैरिंग द म्यूटेशन, तो उसमें आप एम्ब्रियोज बनाएं. अच्छा. और एम्ब्रियोज को टेस्ट किया जा सकता है. इट इज कॉल्ड ये सो PGD बोलते हैं, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस होता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स होता है उसमें. उससे क्या कि अंदर वापस डालने के पहले, अच्छा, आपको एम्ब्रियो को आपकी यूट्रस में इम्प्लांट करने से पहले देखा जा सकता है कि उसमें वो जीन म्यूटेशन है या नहीं. मैंने कहा ना 50% चांसेस आर दैट दे मे नॉट बी कैरिंग इट. So you can pick that up and implant that embryo. So embryo का मतलब है जैसे हम अभी एग्स होते महिला से, स्पर्म होगा मेल से, और उनको एक देयर इज एन एनवायरनमेंट इन व्हिच इट कैन बी मेड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. उनको मिला के वो एम्ब्रियो बनाया जा सकता है और एम्ब्रियो को प्रिजर्व किया जा सकता है. अच्छा. सो एम्ब्रियो को बिफोर ट्रांसप्लांटिंग अगेन वी कैन गेट इट टेस्टेड और उसमें पता करा सकते हैं कि वो म्यूटेशन है कि नहीं है. एंड देन आफ्टर फाइंडिंग कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, देन ट्रांसप्लांट, देन ट्रांसफर. दैट इज इंटरेस्टिंग. It's not an straightforward thing. I know. But if you're absolutely convinced, and most of the women would be कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को ये हो, तो फिर वो
वो कर सकते हैं ऐसा। सो ऐसा भी होता है कि लेट्स से कि फादर साइड में किसी को लंग कैंसर या लिवर कैंसर है, तो वो कैंसर का इम्पैक्ट ऑल्सो कैन बी जेनेटिक फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। मतलब इज इट कैंसर्स आर लिंक्ड और इट इज़ लाइक इट हैपन्स इन आइसोलेशन, कि ऐसा है कि अगर हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो ही आपको रिस्क है, अगर लंग कैंसर या किसी को कुछ और तरह का कैंसर है तो it will happen only that kind of cancer, it will not happen कि lung कैंसर का हिस्ट्री है बट ब्रेस्ट कैंसर का पॉसिबिलिटी हो। सो देखिए क्या है ना, ब्रेस्ट के ना एसोसिएशंस हैं और कैंसर्स के साथ, नॉट सो मच विथ लंग, पर आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर इन मेन, देन पैनक्रियाटिक कैंसर, इन सम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इवन स्टमक कैंसर। So these are and colon cancer. Okay. एक सिंड्रोम है, these are syndromic cancers, जिसमें आपके कोलन में भी कैंसर होगा और ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। फिर एक वो क्या कहते हैं, एक म्यूटेशन है जिसको हम P53 म्यूटेशन बोलते हैं। Okay. उसमें तो तरह तरह के कैंसर हो जाते हैं, बच्चों में हो जाता है, the offspring has the cancer and that is why रिवर्स में पता चलता है कि ये तो P53 म्यूटेशन था। बोन कैंसर्स हो सकते हैं, ब्रेन में कैंसर्स हो सकते हैं, breast cancers हो सकते हैं। So there are a lot of cancers that are associated with P53 mutation, जिसको हम ली-फ्रॉमिनी syndrome बोलते हैं। So there are associations like these. तो जब भी हम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप breast cancer के बारे में पता लगा, when you want doing those mutations, you should be looking at other genes also, not just the breast वाले genes. Yeah. So this is interesting question comes in mind actually, जब भी कोविड के टाइम पे actually I was thinking कि पोलियो was a major disease, right? हमने कंट्रोल कर लिया, पोलियो वैक्सीनेशन इज देयर, गवर्नमेंट हैज डन सो मच वर्क टुवर्ड्स कि हर घर में पोलियो बच्चे को पिलाया जाए। भले पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग बट गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि हर तरह से वो पोलियो को मिटा सकें। कोविड वैक्सीनेशन कितनी जल्दी आया है कि मतलब आई थिंक विद इन अ ईयर इट हैज कम। हम कैंसर का कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? इज इट, सॉरी टू से दैट यू आर डॉक्टर, बट मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है कि इज इट कमर्शियल रीजन वाई पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग सो मच ऑन क्योर, कि ऐसा क्यों नहीं है कि कैंसर के वैक्सीन क्यों नहीं बने अभी तक? मतलब हर कंट्री सफ़र कर रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। तो हम उसके लिए, आई नो हम बहुत एडवांसमेंट हुआ है इन, मतलब आई हर्ड फर्स्ट टाइम कैंसर व्हेन माय मदर गॉट डायग्नोज्ड इन 2011। आई स्टिल कांट फॉरगेट द डेट। So why we are not able to do anything? So it is not as if it is not happening. Cancer is a very, very tricky disease. The cancer cell is a very intelligent cell. वो क्या कोशिश करता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना उसको इवेड करने के उसके बहुत तरीके निकालता है। और जैसे हम देखेंगे ना किसी सेल में, जैसे आपका एक कैंसर सेल है, उसके अंदर मल्टीपल पाथवेज होती हैं, मल्टीपल। एक पाथवे को बंद करते हो आप दूसरा खुल जाएगा, दूसरे को बंद करोगे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई मल्टीपल पाथवेज हैं। तो हम लोग की जो मिनिमल छोटे छोटे सक्सेसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि यू मैनेज टू ब्लॉक 2 or 3 or 4 पाथवेज। पर वो तो स्मार्ट है, उसने बाकी चैनल्स खोल लिया आपने, तो वो बाईपास बहुत जल्दी करता है। एंड कैंसर सेल इज एन इमॉर्टल सेल। ओके, वो उसकी डिवाइड करने की इतनी क्षमता होती है, अगर उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो मजे से अपना काम निकालेगा एंड विल रैवेज योर बॉडी। तो हम लोग की जितनी भी कोशिशें रहे हैं has been to block the major pathways which lead to cancer cells dividing like that। और कई जगह पे बहुत सक्सेस भी मिला है। मैं तो कह रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था जब टारगेटेड ट्रीटमेंट शुरू हुआ था फॉर HER2 पॉजिटिव, ये टाइप ऑफ कैंसर है, उसके लिए ये टारगेटेड ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। तो मैं पहले सोचती थी जब मैं लंदन में थी, क्योंकि मैं पुराने ब्लॉग्स वगैरह देखती थी, तो उसमें HER2 की ना टेस्टिंग नहीं होती थी। अच्छा, था ही नहीं। आई थिंक फिश टेस्ट नहीं, फिश तब करते हैं जब HER2 हमारे IHC से 2+ यानी कि एम्बिगुअस आता है, तब हम फिश टेस्ट करते कंफर्म करने के लिए कि ये HER2 पॉजिटिव है या नहीं।
तो पहले ER/PR का ही टेस्टिंग होता था, देयर वाज नो HER2। तो मैं सोची थी ER/PR पॉजिटिव है, फिर भी व्हाई आर दीज पेशेंट्स डाइंग। हम सोचते थे कि ER/PR पॉजिटिव इज अ गुड सबसेट, सो व्हाई डिड दोस पेशेंट्स डाई। एंड देन यू रियलाइज दैट इट वाज HER2 सॉरी, HER2 जो है वो टेस्ट नहीं होता था, और HER2 का ट्रीटमेंट मिला नहीं होता था पेशेंट को, तो इसीलिए दे यूज्ड टू नॉट डू टू वेल। लेकिन इस टारगेटेड ट्रीटमेंट के बाद वी आर सीइंग फिनोमिनल रिजल्ट्स इन HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स, व्हिच इज एक्सट्रीमली encouraging। ऐसे कई सारे और ड्रग्स भी है, इम्यूनोथेरेपी आ गया। सो व्हाट इम्यूनोथेरेपी इज डूइंग इज इट इज रिक्रूटिंग योर ओन इम्यून सिस्टम to recognize cancer cell as foreign. Okay. So it mounts an immune response against the cancer cells and kills it. तो you're presenting, आप ना उसको जैसे खुद ही आप ट्राई थाल पे प्रेजेंट कर रहे हो कि देखो ये जो सेल है ना ये बदमाश है। तो वो जब उसको उस तरह से प्रेजेंट करोगे तो आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी। नहीं तो बाकी तो वो आंख बिचौली खेल रहा है, वो आपके इम्यूनिटी पहचानता ही नहीं है उसको। तो उस तरह से कई ऐसी चीजें हुई हैं। और एक और चीज जो कैंसर की ना, दी हेट्रोजेनिटी ऑफ द कैंसर। हेट्रोजेनिटी का मतलब एक ही कैंसर में कई ऐसे एरियाज होते हैं जो जिसकी बिहेवियर ही बड़ी डिफरेंट होती है। तो ऐसी चीजों में ना वैक्सीन लाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने एक तरीका का कैंसर का तो कंट्रोल कर सकते हो, जैसे सपोज अभी जो रिसर्च चल रही है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में वैक्सीन बनने की वो चल रही है, पहल हुई है, क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव में हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे हो सकता है कि बाकियों में भी आए, लेकिन एक वैक्सीन आपके हर कैंसर का समाधान शायद नहीं होगा। या तो फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें कि उन्होंने बोला कि ओके वी गॉट ऑल द पाथवेज कवर्ड, और अब हमें समझ में आ गया कि हाउ टू कंट्रोल ऑल दीज पाथवेज। खैर हो सकता है कि ये आए भी, एंड लाइक यू सेड कमर्शियल रीजंस एंड ऑल ऑफ दैट मे हैव अ रोल टू प्ले, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आती है ना ये दे आर सो एक्सपेंसिव दैट इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ मोस्ट पीपल। तो हमारे देश में आज की तारीख में जो एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, दिस इज ओनली एक्सेसिबल टू नॉट मोर देन 3 to 5% पेशेंट्स। तो बाकी लोगों के तो हाथ भी नहीं है, सो इट इज नॉट इजी, इट इज टफ। राइट। सो ब्रेस्ट कैंसर का आपने जैसे बताया कि मेन को भी हो सकता है, तो इज इट अ डिफरेंट protocol, or what you say is a way of treatment, or is it a similar treatment how we are doing for women? So it is usually same, एक ही जैसे करते हैं। लेकिन पुरुषों में एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू कम होता है ना, इसीलिए उनके जो ट्यूमर को जाके मसल के ऊपर बैठना आसान होता है, या फिर लिम्फ नोड में जाने का मौका जल्दी मिलता है क्योंकि ब्रेस्ट का टिश्यू इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर फैलने की भी क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स होते हैं। ER/PR पॉजिटिव होता है, HER2 नेगेटिव होता है यूजुअली, एंड दोज पेशेंट्स अगर अगेन अर्ली पकड़े जाए तो वो अच्छा उनका रिजल्ट होता है। हाँ, सो लोग कहते हैं कि ओवरऑल ऑल टाइप ऑफ कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इज द ईजिएस्ट वन। परसेंटेज ऑफ क्योरेबिलिटी ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादा है और सब कैंसर की, तो आपका क्या व्यू है इसमें? तो कहते ब्रेस्ट कैंसर से भी अच्छा तो कहते हैं थायराइड कैंसर। अच्छा कहते हैं कि अगर आपने चूज करना ना, आपको कह दिया कि आपको कैंसर तो ना बताओ कौन सा, तो आप कहना थायराइड। तो थायराइड कैंसर्स इन women younger than 40 they do extremely well. It is as good as cure. निकाल ही देते हैं, थायराइड निकाल देते हैं और फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाल देते हैं। क्योंकि आपका ग्लैंड तो निकल गया ना, तो जो जिस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है उसको रिप्लेस करने के लिए गोली खानी पड़ती है जिंदगी भर के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप कहो कि भाई ब्रेस्ट कैंसर का, मेरे को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर कम्स सेकंड, और अगर उसको जल्दी पकड़ा जाए ब्रेस्ट कैंसर को तो उसमें भी रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं, और आपको ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझती हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा है जब ट्रीटमेंट नहीं होता था। यहाँ तक कि आप देखिए जैसे कीमोथेरेपी में मरीज को कीमोथेरेपी लगती थी और इतनी उल्टियाँ चल रही होती थी, जो दवाई होती थी दो एक दवाइयाँ ही होती थी हमारे पास उस समय, उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन आप देखो कि जो उल्टी की दवाइयाँ भी जो है ना वो इतनी अच्छी हो गई हैं अब कि आपको वो नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग वार्ड में चलते थे ना, तो हम लोग को इतने लोगों के पीपल काइंड ऑफ वॉमिटिंग एंड वो सब बहुत सुनने को और देखने को मिलता था। अब नहीं मिलता वो, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं। ये तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा जो कैंसर की दवाइयाँ हैं
माना कि कहीं इसमें बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं उनके साथ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वी आर सीइंग बेटर क्योर्स, और लोगों की जागरूकता भी पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आज भी हम बहुत एडवांस कैंसर्स देखते हैं हमारे देश में। तो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर्स जो है स्टिल 60%, which is very high. क्वाइट हाई। देखिए क्या है ना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो है नहीं। अब किसी को गांव में हो रहा तो वो डिवाइड तो है ही, सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर। तो जो गांव में है और जो बताया ही नहीं, जिसने वो बीमारी इतनी बढ़ गई और फिर वो मतलब दे जस्ट पास अवे विदाउट एनीबडी नोइंग कि क्या हुआ था, तो ये सब चीज़ें भी हैं। सो वी हैव ब्रॉड फुल स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ट्रीटमेंट। तो हमारी कोशिश ये करनी चाहिए, वी हैव टू ट्राई एंड ब्रिज दैट गैप। वो गैप को ब्रिज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, पर उसके लिए there has to be a concerted effort, not only from the government but from private players and philanthropists also, to make sure that वो जो basic care है ना, वो तो पहुंची जानी चाहिए सबके पास। So I think your days must be बहुत ही मुश्किल होते होंगे कि कोई आ रहा है, and I remember so many time I lost control in front of you when my mother's treatment was going on. How you keep yourself motivated? क्योंकि हर तरफ पेशेंट आ रहे हैं, एंड कैंसर का नाम ही इतना डरावना है कि नॉट ओनली पेशेंट, मतलब आई क्राइड सो मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मुझे लगता है कि किसी को तो ये काम करना है ना, किसी को तो हाथ थामना ही है मरीज का। तो हम लोग मेरे को लगता है कि यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। अगर मैं ये सोचने लगी कि हर मरीज को मैं जिसको ट्रीट करूंगी वो ठीक हो जाएगा, या हर मरीज जिसको मैं ट्रीट करूंगी वो ठीक नहीं होगा, फिर तो मैं काम ही नहीं कर सकती। तो आई थिंक यू हैव टू फॉलो द रूट ऑफ एम्पैथी। आपको हाथ तो थामना ही है। सो ब्रेस्ट कैंसर सेक्सुअलिटी को कैसे इफेक्ट करता है? अब क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। वो जो ट्रीटमेंट है ना, उसकी वजह से। अब जैसे वी गेट यंग पीपल ऑल्सो, जैसे हमारे देश में लेस देन 40 में जिन महिलाओं को हो रहा था वो 15% है। सो 15% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज हैपनिंग इन लेस देन 40। तो ये महिलाएं जैसे सपोज जो अर्ली 30s में होती है, जिसकी अभी शादी हुई है, अभी बच्चे भी होने हैं, या फिर हो सकता है कि बच्चे हो भी गए हों, लेकिन जब ट्रीटमेंट होता है ना, आपकी कीमोथेरेपी से आपकी ओवरीज शट डाउन मोड में चली जाती है। तो ओवरीज जो है वो हार्मोन बनाती है, जिससे कि आपकी वो जो सेक्सुअलिटी, द सेंस ऑफ लिबिडो, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसी से हो रहा होता है। तो इस हार्मोन के बंद होने की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, और मतलब कई कठिनाइयाँ होती हैं, जिसके जैसे मेनोपॉज हो गया है। आप समझ लो कि जो 30 ईयर ओल्ड है उसको मेनोपॉज हो गया, जो कि वैसे 50 साल में होता था। तो वो सारे सिम्टम्स जो मेनोपॉज के साथ आती हैं वो इनको भी हिट करती हैं। तो सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते कि इंटीमेसी इश्यूज होती हैं, और दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। अब जो उनके पार्टनर है वो समझने की कोशिश करते, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वेजाइनल ड्राइनेस मेक्स इट काइंड ऑफ टफ कि वो संभोग करे। तो वो इन सब चीज़ों का जो ये जो इश्यूज है ना वो सामने ही नहीं आती है। और मेरे को कभी कभी ये लगता है कि हमें पूछना चाहिए, हमें प्रोएक्टिवली इस बात को पूछना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें ये इस चीज़ का खुलासा हो रहा है। वेजाइनल ड्राइनेस भी ठीक करने के तरीके होते हैं, मेनोपॉज के सिम्टम्स को डील करने के भी बहुत तरीके हैं, पर आपको राइट स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, तभी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सेक्सुअलिटी डज गेट अफेक्टेड, बट जो आप ये छोटे छोटे जो स्टेप्स लेनी होती है अगर लो, तो you can restore the sexuality, and you must take into confidence the partner also. आपको उनको भी काउंसल करना होगा कि देखो intimacy may not necessarily be about the act, it is about even holding hands and putting an arm around each other. तो ये चीजें जो है उनको समझानी पड़ेंगी, क्योंकि she is not quite there. She will get there, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। Because कैंसर का यही है कि it is not just impact the patient, it impacts the whole of family. Yes. It just shattered, that पूरा family and मतलब दोनों चीज़ें हैं, shattered भी होती है, but वो bring back भी family member ही ला सकते हैं। तो I heard you saying that
स्ट्रक्चर्ड एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि काउंसलिंग होनी चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्ट्रक्चर्ड एंड होलिस्टिक? बिकॉज सर्जरी इज़ वन पार्ट ऑफ थिंग्स, देन कीमोथेरेपी, देन रेडिएशन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैंसर अभी किस स्टेज में है, उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके अलावा और क्या चाहिए होता है? देखिए क्या है ना, हम ये तो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो गई है। ट्रीटमेंट अच्छी होने से क्या हो गया कि लोग अपनी लंबी नॉर्मल जिंदगियां जी रहे हैं, पर उस नॉर्मल सी में हमें क्वालिटी भी लानी है। तो वो क्वालिटी कैसे आएगी? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें डिसरप्ट होती है। जैसे जब कीमोथेरेपी करते हैं, स्किन, हेयर, नेल्स, ये चीज़ें हैं जो जिसमें जो बाधित होती हैं, कुछ हद तक वापस भी आती है, लेकिन इसको और अच्छा करने का कोई तरीका है क्योंकि देयर आर डर्मेटोलॉजिस्ट हु काइंड ऑफ लुक एट दीज एरियाज। वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो फोकस करते हैं, और जैसे जैसे हमारी साइंस बढ़ी है, ऑन्कोलॉजी में इतना उनका भी बढ़ा है। अगर उनके बड़े हैं तो उनके पास भी बहुत सारे विकल्प हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां तक पहुंचोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए ये चीज़ हो गई। दूसरा हो गया, जैसे मैंने बताया, मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं। फिर बोन हेल्थ, बोन हेल्थ भी इफेक्ट होती है। जो मेनोपॉज में सबसे ज्यादा जो इश्यू होता है, जो ट्रांजिशन होता है ना, वो बोन, उसमें यही तो हो रहा होता है, आपके बोन्स जा रहे होते हैं, आपके हार्ट में भी उसका इफेक्ट, क्योंकि ईस्ट्रोजन आपके इन चीज़ों को हेल्दी रखता है। जो हार्मोन है वो आपके बोन्स को और हार्ट को हेल्दी रखता है। जैसे ही वो एग्जिट करता है, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसको कैसे ठीक करना है? सो देन हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको बोन्स के लिए। आपके मसल स्ट्रांग होगी तो आपके बोन्स भी स्ट्रांग होंगे, पर ये किसी को बताना है, किसी को ये हैबिट इनकलकेट करनी है। देन न्यूट्रिशन। ना न्यूट्रिशन तो एक बहुत बड़ा पीस बन रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन नाउ। सो गट हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गट हेल्थ एक्चुअली आपके मूड को भी डिटरमिन करता है। मतलब इतनी तक की बातें हो गई अब गट के बारे में, तो आपको भी डिसाइड, आपको नहीं, आपको न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिसाइड करना है कि आपका क्या बॉडी टाइप है। व्हाट इज इट दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम हैपनिंग, और इफ इट हैज हैपेंड तो उसको दोबारा से होने के लिए कैसे रोका जाए। ये सारी डाइट्स भी हैं। तो हमें वो ऑप्शंस अपने लिए ढूंढनी है, ताकि, और उसको गाइड करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो आपको बताएंगे आपके प्लेट पर क्या क्या होनी चाहिए। तो कहते हैं कि 3 S's तो आपके डाइट में आपको हटाना है। जैसे कि हटाना क्या, घटाना है। सॉल्ट हो, शुगर हो, सैचुरेटेड फैट्स। तो ये 3 S's पर आपका बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज। आप हर चीज बदल नहीं सकते, लेकिन ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ डज द ट्रीटमेंट इफेक्ट यू? साइकोलॉजी। आप जितना भी कोशिश कर ले, आप मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं, और आपके जो केयर गिवर्स हैं वो आपके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे स्पेस में रखें, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उस चीज़ को स्मूथली ले जा पाए, क्योंकि इंसान है, दिमाग है, सोचता है। कभी कभी डर फिर से बहुत ज़्यादा लगने लगता है। आप सोचते हैं कि क्या होगा, हम जिएंगे, हम नहीं जिएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सवाल बहुत उभरते हैं, और कई बार इतना ज़्यादा इश्यूज होती हैं जो हमारे सामने तो नहीं लेकर आते वो जब ट्रीटमेंट के लिए आते, पर दे डीलिंग विद इट, दे रिलेशनशिप्स आर क्रैकिंग अप, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है इनसे। तो हम चाहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैं तो ये तक कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि मरीज बोले कि मेरे को प्रॉब्लम है। आप जाके असेस करिए उनको। जिसको कैंसर हो रखा है वो कोई बहुत अच्छे मेंटल स्पेस, चाहे कितना भी बिंदास हो, वो इतने अच्छे मेंटल स्पेस में हर वक्त रहे, ये हो नहीं सकता। पर किसी को तो साइकोलॉजिस्ट को उनकी जाके सुननी होगी, उनका एक असेसमेंट करना होगा, ये समझना होगा कि इनको हम कैसे और हेल्प करें, ताकि वो इस खाई में जो स्लिप करते जा रहे हैं वहां से कैसे वापस लेकर आए। ये सब करके, एंड प्लस मेरे एक और जो बहुत मैं कहती हूँ कि देखिए, फॉर अ वुमन हर फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम कहते हैं कि बहुत लोग डिसीजंस बना रहे होते हैं, हमारे देश में तो खासकर महिलाओं को कहा जाएगा कि अच्छा आप ना ब्रेस्ट रिमूव कर दो, आपका बिल्कुल रिस्क खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट बैक्ड बाय साइंस। इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि हम आजकल ब्रेस्ट बचाते हैं, ब्रेस्ट को रीशेप करते हैं, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज करते हैं। इसके अलावा जिनकी बीमारी ऐसी है कि जिसमें कि ब्रेस्ट हटाना है, उसमें ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। आप सोचिए, आपकी नाक टेढ़ी हो तो आप सारी दुनिया को दिखता है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो प्लास्टिक सर्जन के पास और कहते हो कि भाई हमारी नाक सीधी कर दो। और जैसे नाक सीधी हो गई, इतनी फोटोज आ गई और सबने कहा कि देखो वाह क्या काम किया है।
लेकिन ब्रेस्ट का जाना कोई कम बात है क्या? ये जरूर है कि दुनिया को नहीं दिखती है कि इनका ब्रेस्ट नहीं है, पर जो महिला रोज सुबह अपने आप को शीशे में देखती है उसको तो दिख रहा है ना. सो इट इज अ लॉस ऑफ एन ऑर्गन. और महिला को ये भी लग सकता है कि शी इज इनकम्प्लीट. तो ये एक इसमें सोल्यूशन बन सकता है ना. तो हमारे देश में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो है वो केवल 1 to 3% लोगों में होता है. आप सोच के देखिए. और ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी जो हमारे देश में अभी भी 70-80% कैंसर की जो सर्जरी होती है वो ब्रेस्ट रिमूवल वाली सर्जरी होती है. और ब्रेस्ट बनाने वाला जो सर्जरी है वो केवल 1 to 3%. और ये महिलाएं अपने इस कमी को छुपाते रहते हैं हर तरह से. हमने तो जो देखा है ना, मैं तो कई बार सोचती हूँ कि ये कैसी जिंदगी है. ब्रा के अंदर कागज ठूसा हुआ होता है या फिर कपड़ा ठूसा हुआ होता है, उसमें कोई ब्रेस्ट का फॉर्म भी नहीं होता. तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस तो लगाए ताकि आपको कपड़ों में तो अच्छा लगे, जब बाहर निकल के जाए आप अपने आप को छुपाने या मतलब दुनिया की नजरों से बचने की कोशिश नहीं करें. हम चाहते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस बन ले. सो वी वांट टू नॉर्मलाइज दिस. हमें इस चीज को नॉर्मल करना है. और अगर महिला ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन चाहती है तो उसको ये ऑप्शन जरूर चूज करना चाहिए, चाहे वो अपने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के साथ करे या बाद में करे. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. इट्स नॉट जस्ट कि ट्रीटमेंट हो गया छोड़ दिया, फिर उसके बाद लाइक हाउ दे लिव द नॉर्मल लाइफ, दैट इज आल्सो. और ये भी होता है जैसे कि पेन्स होती हैं, एक्स पेन्स, झुंझुनाहट, पैर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि गद्दे पे चल रहे हैं. तो आई एम श्योर विद अ न्यूरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास इन सब की भी सॉल्यूशंस होती हैं. अगर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी होती है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी होती है. मैं तो कभी नहीं कहती कि सारे सॉल्यूशंस हमारे पास ही निकलेंगे. तो जो मसाजेस होते हैं, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, ये सब चीजें भी इन लोगों में काम करती हैं. पर हमें वहां तक उनको पहुंचाना पड़ेगा और उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर होलिस्टिक मेडिसिन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली. So I participated also once long back your support group. So what you guys are doing with your support group, and who all are part of your support group, and I know that you are running that support group in Delhi. So how we can extend in other part of country also? तो जब मैंने सपोर्ट ग्रुप शुरू किया था, दिस वाज वे बैक इन 2006. आई यूज्ड टू बी इन राजीव गांधी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी कंडक्टेड अ सपोर्ट ग्रुप. और हमारे उसमें आए करीब 50 महिलाएं आए और हमने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया था. काफ़ी महिलाएं. और उसमें मैंने ये कहा कि देखो, इन अ सपोर्ट ग्रुप वी वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस. सो हमने कहा कि वी ईयर मार्क 5 लोगों से हमने कहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं बात करेगा, बड़ा हिचकते. तो मैंने चुना उन महिलाओं को कि जिनका मुझे पता था कि वो कहेंगे कि नहीं हम बात करेंगे, वी वांट टू टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस. तो हमने उनको चूज़ किया और उन्होंने बोला भी. पर जब उन्होंने बोला, मतलब एक ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, हमारा टोटल प्रोग्राम जो था वो हमने 1-1.5 घंटे का रखा था. जब जैसे ही 2-2, 3-3 दूसरे लोगों, मतलब दूसरी जो चैंपियन है उसने बोला, तो तब मेरे साथ फिर कोई आया, मैम मेरे को भी बोलना है, मेरे को भी बोलना है. तो ऐसे करते करे 15-20 लोगों ने कहा कि हमें भी बोलना है. क्योंकि देखिए क्या है ना, आपको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा. जब उन्होंने देखा कि वो खड़े होकर बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते, हम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उन सब ने बोला और जो प्रोग्राम हमारा 1.5 घंटे का होना था वो 4 घंटे का हुआ. So उस समय से in whichever institution I've been a huge propagator of breast support groups, क्योंकि मुझे लगता है जो एनर्जी उसमें से आती है ना, it is so overwhelming, not just for the champions who come there. उसमें पुराने लोग भी होते हैं, नए लोग भी होते हैं. जो पुराने लोग होते हैं वो नए लोगों को बहुत ज़्यादा साहस और ढांढस देते हैं कि भाई आप भी यहाँ पहुँचोगे जहाँ हम पहुँचे हैं. और वो ऐसे सॉल्यूशंस बताते हैं पेशेंट्स को जो उन्होंने यूज किया था जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, जो शायद हम भी नहीं बता पाएंगे. तो इट इज अ ग्रेट इंटरेक्शन. इसके अलावा अब हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए कि अब हमारा सपोर्ट ग्रुप चाहे वो एक चैंपियन ही चला रहा है. देयर इज अ से, यू ऑलवेज से, केयर बियॉन्ड क्योर. यस. So, what is the 3 takeaway you would like to give to our audience so that as we always say कि जितना जल्दी होगा, क्या ऐसी 2-3 चीजें जो आज से, अभी से we can start?
एक तो ये है कि ना अपने शरीर के बारे में जागरूक रहिए। योर बॉडी टेल्स यू समथिंग, उसको सुनिए और डॉक्टर के पास जाने से मत झिझकिए, जाना तो है ही, क्योंकि यही आपका मौका है इस अगर ये बीमारी है भी तो उससे निजात पाने का। दूसरा मैं कहूँगी कि जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमने बात करी, उसको नियमित रूप से ज़रूर करें और ये सोच के मत जाइए डॉक्टर के पास कि अगर मेरे ब्रेस्ट में गांठ है तो ये ज़रूर कैंसर ही निकलेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और अपने लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, चॉइसेस आपकी होनी चाहिए, आपके लिए कोई चॉइस ना बनाए। मेरे को कई बार लगता है कि महिलाएं हमेशा ना स्टेप बैक, वो कहते हैं इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, अब तो मैं तो बस छोड़ चुप के अब रहूंगी, तो हाँ तुम जो बताओ, हाँ जो बताओ वो करेंगे। वो नहीं करना है। आप अपने डिसीजन मेकिंग में पूरे भागीदार बने और डरिए नहीं, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा अब तो ब्रेस्ट कैंसर भी क्रॉनिक डिजीज बन गया है, इसको नॉर्मलाइज करिए, सामने आइए और बताइए कि ये देखिए ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालिए और अपनी जिंदगी को फुल कंट्रोल में लीजिए। अभी तक आप जिंदगी और लोगों के लिए जी रहे थे, कभी अपने बच्चों के लिए, तो कभी अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर, ये सब बहुत सारे एंगल्स होते हैं सबकी जिंदगी में, लेकिन अपने लिए जरूर टाइम निकालिए, क्योंकि आपने अपने खाने के बारे में भी देखना है, अपने एक्सरसाइज के बारे में भी देखना है, अपने मेंटल स्पिरिचुअल इमोशनल स्पेस, इन सब की सफाई आपने करनी है, क्योंकि हम ये करते नहीं हैं, भागते रहते, पर ये भी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करोगे तभी और लोगों का ध्यान रख सकोगे। तो आई थिंक जैसे फ्लाइट में वो बोलते हैं ना कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद के लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो। तो आई थिंक फॉर वुमेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, एब्सोल्युटली, उसके बाद आप दूसरों से प्यार कर पाओगे। बिल्कुल। तो अभी मैं जिस सेंटर में हूँ वो है अपोलो एथीना वुमेन्स कैंसर सेंटर। तो ये तो मेरा एक सपना था कि आई वॉन्टेड अ स्पेस जहाँ पे महिलाएं आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। कई बार मैं सोचती हूँ कि वो हिचक इसीलिए भी है क्योंकि वो उस भीड़ में वो कहीं ना कहीं खो जाती हैं और नहीं बता पाती है जो वो बताना चाहती है। तो हमने कोशिश करी कि ये स्पेस जो है ये आपका अपना स्पेस है, वहाँ अपने खुल के अपनी दिल की बात करिए, दिल की ना भी हो तो भी करिए ताकि आपको हम बेस्ट मैनेज कर सके। तो वहाँ पे एक केयर बियॉन्ड क्योर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से लागू करना चाहते हैं। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। देखिए हम सर्जरी कर लेंगे, मेडिकल कीमोथेरेपी भी हो जाती है, हम लोग करते हैं वहाँ पे, रेडिएशन भी करेंगे, मतलब मरीजों का होता है। ये तो हुआ ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट के परे जो होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी को कम ना करे किसी भी तरह से, उसकी क्वालिटी में कोई कमी ना आए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि आपके इन समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको सॉलिड सॉल्यूशंस देंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड आई एम श्योर लाइक सारे लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।